हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जोन की क्लासेस में। ओके, तो क्लास 11 का लेक्चर चल रहा था और उस लेक्चर के अंदर हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे थे। तो डायमेंशन एनालिसिस तो पढ़ रहे थे, अब बात आती है कि डायमेंशन एनालिसिस का क्या इतना यूज है क्या कि किसी फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया जाए, किसी फॉर्मूले की ट्रुथ को यानी कि उसकी सत्यता की जांच कर लिया जाए, यानी कि चेक करना कि क्या कोई सही फार्मूला कि गलत फार्मूला। तो इसमें से कमेंट आया था या फिर मैसेज किया था अंकित कि उसको एक टॉपिक नहीं आया था कि T=2π√L/G कैसे होगा। चलो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा। अब प्रॉब्लम नहीं आएगा, अब तो लेक्चर कंटिन्यू मिलेंगे, 50 मिनट का 1 घंटा का मिल सकता है। भाई देखो, आपको हम एक बात बता दें, जो लेक्चर यहाँ से रिकॉर्ड होता है वो लेक्चर का ये मतलब नहीं होता कि आपको मैं 1 घंटे का बताऊँ कि 2 घंटे का बनाऊँ या 50 मिनट का बताऊँ। भाई देखो, लेक्चर का मतलब क्या होता है कि कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक लिया जाए और उस टॉपिक के बारे में क्या ऐसा बात है जो आपको 100% बता दिया जाए। तो 100% बताने के लिए भाई हो सकता है आपका टाइम 1 घंटा का लग जाए, हो सकता है टाइम 2 घंटे का लग जाए, हो सकता है टाइम 30 मिनट का लग जाए और हो सकता है टाइम 20 मिनट का भी लग जाए। तो भाई ये टाइम पे डिपेंड, अगर तुम टॉपिक को करते हो तो मैं टाइम ही देखता रहूँगा, टाइम के अकॉर्डिंग ही करता रहूँगा। जो मैं कंटेंट जो डिलीवर करना चाहता हूँ वो डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। आप सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। वो कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम नहीं ले रहा है, वो मेरा प्रॉब्लम है। आपको 50 मिनट का वीडियो देना है, 30 मिनट का देना है, 10 मिनट का देना है, वो मुझ पर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ इस टॉपिक में कितना लेंदी करना है और कितना शॉर्ट करना है। तो इसके लिए आप निश्चिंत हो जाएं, आपको कुछ नहीं छूटेगा, बिलीव मी। और मैं जिस अकॉर्डिंग कराऊंगा आप बिल्कुल 100% मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको कुछ लॉस होने नहीं दूंगा। रही बात टाइम की, दूंगा तुम टाइम बांध लेते हो। मैं तुमको चलो कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम पढ़ाई करते हो, ठीक है, कहानी में अपना एक जस्ट एक्सचेंज करके सुनाता हूँ। ये मेरी ही बात है कि जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता था भाई ना, तो एक काम करता था, मैं टाइम टेबल बनाता था कि इस टाइम से इस टाइम मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, इस टाइम से इस टाइम बायोलॉजी पढ़ूंगा, इस टाइम से इस टाइम केमिस्ट्री पढ़ूंगा, इस टाइम से इस टाइम हिंदी पढ़ूंगा, इस टाइम से इंग्लिश पढ़ूंगा। ऐसे मैं टाइम टेबल बना लेता था। और जब पढ़ने बैठता था ना, तो इस टाइम से इस टाइम तक इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, वो टाइम ही सिर्फ मेरे दिमाग में घूमता था। मतलब कि कब एक टाइम बीते मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाऊँ, कब एक टाइम बीते मैं अगला सब्जेक्ट उठाऊँ। मतलब हमारा पूरा फोकस कहाँ है, टाइम बीतने पर है। हमारा पूरा फोकस पढ़ने पे नहीं है, हमारा फोकस कहाँ है, टाइम कब बीत रहे उस पर है। तो हम अब अपना फोकस पढ़ाई के ड्यूरेशन में टाइम बीतने पे लगाएंगे भैया, तो स्टडी नहीं हो पाती है। स्टडी बहुत ही प्यारी चीज़ होती है, ये बहुत कंसिस्टेंसी के साथ की जाती है। तो कंसिस्टेंसी अगर आप में नहीं रहेगा तो आप ही सोचिए बिना कंसिस्ट होकर आप क्या पढ़ाई करोगे। तो प्लीज़ मैं आपको कहता हूँ कि आप प्लीज़ टॉपिक को फिक्स कीजिए कि मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है। इसके लिए 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, चाहे जितना घंटा लगे, चाहे पूरा दिन लग जाए। टारगेट बनाओ कि इस टारगेट को मुझे कंप्लीट करना है। ये मत बनाओ कि मुझे इसको इतने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है। देखो, समय को कोई बांध नहीं पाया भाई, तुम कैसे बांध सकते हो यार। तो समय को मत बांधो, समय जैसे चल रहा चलने दो, टाइम को चलने दो। आप सिर्फ अपने टॉपिक को बांधो, उसको बाइंड करो कि मुझे ये करना है तो करना है। अब इसके लिए कितना भी टाइम लग जाए मैं लगाऊंगा। ओके, तो चलो ज्ञान की बात हो गई ज़्यादा। अब इसीलिए भाई मैं आपको उस टाइम में देख के वीडियो नहीं बनाता हूँ, मेरा टॉपिक पे रहता है कि इस टॉपिक को मुझे बताना है। अब वो टाइम 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा जो भी लगे, मैं अपना पूरा टाइम लगाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ मेरा जितना भी लेक्चर रहा था सब टॉपिक पे बेस रहा। तुम देखोगे मैं आज टॉपिक कराया, अगला टॉपिक कराया, मैं सिर्फ अब देखो ये नहीं रहता कि उसको मैं छोड़ दूं और नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दूं, ऐसा नहीं होता है। मैं एक टॉपिक बाय टॉपिक चलता हूं। ये नहीं है कि मुझे इस टॉपिक को इतने टाइम में पढ़ाना है। मेरा तुम जानते हो घड़ी नहीं लगी हुई है, ऑलरेडी जो घड़ी लगी हुई थी घड़ी ख़राब हो चुकी है और यहाँ पे इस रूम में घड़ी सूट नहीं करता। तुम तो ऑलरेडी परिचित हो इससे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और तुमको जो टॉपिक नहीं समझ में आया था एक बार मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, क्वेश्चन था कि फाइंड दी रिलेशन बिटवीन T/L/G, मतलब कि टाइम पीरियड, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है। तो जनरली मैं रैंडम ही ऐसे लिख दिया था कि T=L/G, ठीक है, L/G मैं लिख दिया रैंडम। ये कैसे होता है इसको मुझे प्रूव करना है। रियलिटी में बताए भाई ये सही फार्मूला नहीं है। सही फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है। T स्क्वायर होता है भाई यहाँ पे 2π√L/G, ये सही फार्मूला है। बट T = 2π√L/G ही होगा।
ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको पता नहीं चलेगा जब तक इसको हम प्रूफ ना करें। या तो इसको हम प्रूफ कराएं आपको SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में, या फिर आप डायमेंशन से प्रूफ कीजिए कि यही होगा नियर अबाउट। डायमेंशन से आपको बता दिए थे कि 99.9% सॉल्व रहता है। तो एक मिनट मैं फ्रेम को चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको टॉपिक कंटिन्यू कराता हूँ, क्योंकि भाई तुम जानते हो यहाँ पे ऑलरेडी कोई चेक करने वाला है नहीं, तो मुझे ही सब देखना था। हाँ ठीक है, पूरा कंप्लीट कवरिंग हो रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कोई टॉपिक जो यहाँ पे है T=2π√L/g कैसे आया। ठीक है, तो चलो ये हमको बताना है, यानी कि कैसे ये फॉर्मूला बनेगा। आप समझो भाई, ध्यान से समझिए। T=L/g ऐसे रैंडम है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि T लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और T ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेट अस सपोज दैट जो T है टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। मान लो उसके पावर किसी x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बना लो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे बना लो जो टाइम पीरियड है तुम्हारा वो डिपेंड कर रहा है 1/g के, यानी कि g के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और उसके पावर कुछ मान लो y है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब तुमको दोनों इक्वेशन को मिलाना है। जब मिलाओगे तो क्या आएगा तुम्हारा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/g, बट L की पावर x और g की पावर y। अब यहाँ तक तो आ गया समझ में कैसे किए हैं। दोनों इक्वेशन को मिला दिए, तो मिलाने पे आपको ये फॉर्मूला मिला। अब चलिए आप इसको इक्वल के साइन में चेंज करें, तो T इक्वल क्या हो जाएगा कि L की पावर x g की पावर y। देखिए डायमेंशन की यही कमी है कि ये कांस्टेंट के बारे में बात नहीं करता कि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। अब हम जानते हैं ना कि 2π होगा, वो तो मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने पाता है, बट वो यहाँ हमको नहीं पता चल रहा k की वैल्यू कितना है। तो यहाँ क्या रहेगा हमारे k डायमेंशन लेस रहेगा, छोड़ देते हैं उसको। अब देखिए t क्या है, टाइम है, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t होता है। अब लिख लीजिए t की डायमेंशन इक्वल्स टू लेंथ का डायमेंशन क्या होता है भाई l, और उसकी पावर कितना है x कर लो। अब देखो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, देखो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन रहे चाहे दुनिया कोई एक्सीलरेशन रहे, दुनिया में चाहे रिटार्डेशन रहे, हर एक टाइप ऑफ एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला सेम रहेगा। और डायमेंशन फार्मूला क्या है, L t की पावर -2। अब पूरे पावर कितना है तुम्हारा y दे लिए। अब आगे समझो, देखो अब यहाँ भाई तुम्हारा सिर्फ t लिखा है, तो मैं अपने तरफ से ये भी लिख सकता हूँ m0 L0 t, क्योंकि मुझे कंपेयरिंग करना रहा था ना, इसलिए मैं ऐसा कुछ किया हूँ। इक्वल टू देखो, अब अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ L की पावर x, तो L की पावर लिख लीजिए x डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे, अब इसका मल्टीप्लाई करिए L में, L की पावर y, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई किए हैं। अब y का मल्टीप्लाई अब 2 से करेंगे, तो L की पावर t की पावर -2y हो गया। अब कुछ नहीं करना मुझे, इस पूरे टर्म को ऊपर ले जाना है। ठीक है, चलिए ले जाते हैं m0 L0 t। अब देखो क्या हुआ, L की पावर x हो गया, इसको पूरे टर्म को ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, देखो L है, L के ऊपर, लेकिन तुम जानते हो L के ऊपर पावर प्लस का y है, तो जानते हो जैसे कि अगर कहीं लिखा है 1/x, तो इसको तुम ऊपर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, x पावर -1, जिससे यहाँ पे x पावर प्लस रहता है, ऊपर जा क्या हो जाएगा x पावर -1। वैसे ही यहाँ पे y पावर प्लस का y है, ऊपर जा क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, और देखो अब t यानी नीचे माइनस का 2y, ऊपर जाके प्लस का 2y हो जाएगा, प्लस का 2y हो गया। अब इस यहाँ तक तो समझ में आ गया, एक बार फ्रेम में और फिर से देख लेता हूँ। यहाँ तक आ गया कि नहीं, बहुत ही अच्छे से आया है भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं यहाँ तक। देखो यहाँ तक फिर से क्लियर हो जाओ, फिर देखो m पे 0 L पे 0 t इसको देखो। अब मैथ में एक रूल है कि जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो बेस यहाँ भी L और यहाँ भी L, तो L को आप ऐड कर सकते हैं, L लिख लीजिए, और पावर क्या है x है, और प्लस का y, लेकिन क्या है माइनस का y है, तो आप माइनस का y यहाँ करोगे तो मल्टीप्लाई होगे तो ओवरऑल माइनस ही हो जाएगा, तो x माइनस का y कर लो। ठीक है, इंटू t की पावर कितना है 2y, तो आप 2y कर लो। अब चलो कंपेयर करो दोनों साइड से, यहाँ मास तो है नहीं, मास के टर्म को छोड़ ही दो, लेकिन यहाँ पे देखो लेंथ के टर्म में यहाँ पे कितना है 0 है, तो यानी L आपके लेंथ के टर्म में 0 है, यहाँ लेंथ की पावर कितना है x -y है, यानी कि 0 किसके इक्वल है x -y के। लेंथ से पता चल रहा है कि यहाँ पे पावर 0 है, तो यहाँ पे पावर कितना है x - y, यानी कि x इक्वल क्या हो जाएगा y हो जाएगा। एक बात यहाँ सब पता चला,
दूसरी बात देखिए, यहाँ टी की पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 यानी कि टी से पता चला है टी इसको कितना है 1 है, अब वो इधर का टी कितना है 2y है, तो y किसके इक्वल आएगा, y इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 1/2 के। यहाँ तक पहले क्लियर कर लो, एकदम कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कर लो, तब मैं बताऊँ। तो यहाँ तुमको y का वैल्यू पता चल गया, x की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तुम अच्छे से बात क्लियर हो जाओ भाई, यहाँ तक आया कि नहीं आया, कहीं पे वो कोई कन्फ्यूजन सा लग रहा है, लगना तो नहीं चाहिए कन्फ्यूजन सा, क्योंकि देख सकते हो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, कहाँ से आया, तुम यहाँ देख लो टी की पावर 1 था, यहाँ टी की पावर 2y था, तो 1 को इक्वल किया 2y के, और यहाँ पे क्या था, l की पावर 0 था, लेकिन l की पावर क्या है, माइनस l की पावर कितना है, x माइनस वाई, क्या देखो 0 इक्वल टू x माइनस वाई, यहाँ से x इक्वल टू y हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि x y की इक्वल है और y 1/2, तो x भी कितना होगा 1/2 होगा, बस सिंपल। अब आ जाओ तुम वापस जहाँ से चले थे, तुम यहाँ से चले थे ना, यहाँ से चले थे ना, आओ तब चल लो यहाँ से वापस। अब तुमको सब वैल्यू पता चल गया, तो तुम कर लो t इक्वल टू के l की पावर x, l की पावर x कितना तुम्हारा 1/2, तुम 1/2 कर लो डिवाइड बाई l की पावर, सॉरी नीचे क्या है g है, और g की पावर कितना है y है, और y की वैल्यू कितना है 1/2, तो लिख लो g की पावर 1/2, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा k। अब यहाँ लिख सकते हो √l/√g, अब दोनों को एक साथ मिला दो तो हो जाएगा t इक्वल टू k√l/g, ये हो गया फॉर्मूला प्रूव। अब यहाँ पे k 2π ही होगा, ये डायमेंशन कुछ बात करता है इसका, डायमेंशन इसकी बात नहीं करता, यही है डायमेंशन की क्या वीकनेस, यही है डायमेंशन का ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एक बार फिर से समझ लो तुम आराम से, कुछ किया नहीं गया है, आराम समझ सकते हो। डायमेंशन एनालिसिस का वीकनेस क्या है, यानी कि इसका ड्रॉबैक्स क्या है, इसका ड्रॉबैक्स है भाई कि ये किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की बात नहीं करता है, यानी कि किसी क्वेश्चन में जो कांस्टेंट आता है उसके बारे में बात नहीं करता है, यानी कि उसके वैल्यू को नहीं बताता। अच्छा दूसरी बात, मान लो लिखा है काइनेटिक एनर्जी, देखो अब तुम बता रहे हैं, एक और इसका एग्जाम्पल दिखा दें, यहाँ तक आ गया होगा भाई अंकित, जहाँ तक मानते हैं तुम्हारे लिए मैं थोड़ा टाइम ले लिया, जब अब तुम कहो रहे 50 मिनट, तो चलो 50 मिनट ही सही, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना, 50 मिनट लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट करने में, वीडियो को एडिट करने में टाइम ज़्यादा जाता है, इसलिए मुझे उतना लेंथ वीडियो रखने में नहीं सही लगता है। मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ मैटर होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं मैटर करना चाहिए, ठीक है। इसलिए ड्रॉबैक्स क्या है, अब मैं ऐसे लिख दूँ कि इसको लिख दूँ 1/4 mv², हम तो जानते हैं गलत है फॉर्मूला, बट अभी देखो ना ये कौन सा, ये तुम्हारा डायमेंशन का सही है, और देखते हैं कि कितना होता कि काइनेटिक एनर्जी m l की पावर 2 t की पावर -2 इक्वल टू 1/4, कांस्टेंट वैल्यू छोड़ दो m, तो 1/4 रहने दो ऐसे, उसका कोई मतलब नहीं डायमेंशन से। m क्या है, मास है, m लिख दो। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर l t की पावर -1 का स्क्वायर, तुम करो कितना हो जाएगा, m हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना हो जाएगा l की पावर 2 t की पावर का -2, यानी क्या बन रहा है आपका m l की पावर 2 t की पावर -2, इधर क्या बन रहा है m l की पावर 2 t की पावर -2। वो देखो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इसको राइट हैंड साइड ससुरा, यानी तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये तो गजब हो गया भाई, यानी LHS इसको RHS, और तुम जानते हो यानी कि कह रहा है कि फॉर्मूला सही है, बट हम तो पढ़े हैं क्या k इक्वल टू, हम तो पढ़े ½ mv², k इक्वल टू ½ mv², लेकिन ये k इक्वल टू 1/4 mv² भी सही बता रहा है। इसके लिए क्या करें, इसके लिए यही बताएंगे हम कि डायमेंशन एनालिसिस से हम फॉर्मूले को 100% एक्यूरेट नहीं मान सकते। डायमेंशन से सिर्फ क्या हमको पता चलता है कि दोनों इक्वल, जो दोनों साइड हैं, दोनों साइड की जो यूनिट्स हैं उसको इक्वल करता है, उसको ये सही बनाता है, यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट को सही बनाता है, नॉट 100% फॉर्मूले को। दूसरी बात, डायमेंशन एनालिसिस किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की बात नहीं करता, यानी कि अभी तुम्हारा क्या आया था, टी इसको जो क्या आया था k√l/g। अब इस k की वैल्यू कितनी होती है, डायमेंशन एनालिसिस से हमको पता नहीं चलता, ये k की वैल्यू क्या है, डायमेंशन एनालिसिस से पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता भाई, क्योंकि कहीं इसकी बात ही नहीं हुई है। तो ड्रॉबैक्स नंबर 1 लिखोगे कि डायमेंशन एनालिसिस से हमको किसी भी फॉर्मूले की एक्यूरेसी 100% नहीं पता चलती, और दूसरी बात लिखोगे डायमेंशन एनालिसिस से हमको किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। इट इज़ द स्पेशल ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस।
बट स्टिल डायमेंशन एनालिसिस भाई हमारे यूज़फुल है। अभी देखो फिर मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, मेजरमेंट, मतलब कि आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना है तो यहाँ बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है ये डायमेंशन एनालिसिस हमको, मतलब कि जादू है, मैजिक है। जिसको बायो नहीं आता है, मैथ नहीं आता है, उसके लिए मैजिक है ये डायमेंशन एनालिसिस, वो कर सकता है। अभी तुम देखो कहोगे एक क्वेश्चन लगाओगे, दो क्वेश्चन लगाओगे, तीसरा क्वेश्चन लगाओगे तो कहाँ भैया कहाँ मजाक कर रहे हो, पहले कहाँ इतना बेवकूफ़ बना रहे हो, पहले मैं तुमको लॉन्ग प्रोसेस बताऊंगा, फिर तुम खुद इतना इसमें स्मार्ट बन जाओगे कि तुम खुद कहाँ भैया कहाँ बेवकूफ़ बना रहे हो। इतना ही बताना तो पहले बता दिए होते। शॉर्टकट भाई ऑलवेज रिमेंबर, शॉर्टकट इज़ नॉट वे ऑफ सक्सेस। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। अगर आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो पहले लॉन्ग कट तो जानो, तब शॉर्टकट जानो। क्योंकि अगर किसी को लॉन्ग कट पता है तो शॉर्टकट निकाल लेता है, बट किसी को शॉर्टकट ही पता है तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ज़िंदगी चलती का नाम गाड़ी, और ये गाड़ी बहुत लंबी है भाई, जान लो। इसलिए शॉर्टकट, डोंट बिलीव ऑन शॉर्टकट, पहले लॉन्ग कट। तो चलो ये डायमेंशन एनालिसिस का एक और हम तुमको एप्लीकेशन कराते हैं अपने तरफ से, चलो करा ही देते हैं, हो गया। तो डायमेंशन एनालिसिस के ड्रॉबैक्स तुम कर लोगे, कर ही लोगे भाई, कर ही लोगे, कर ही लोगे, कर ही लोगे, कर लोगे। हमको है विश्वास, हम होंगे पास, हम होंगे पास, हम होंगे पास। एक बार फ्रेम देख लूँ, फ्रेम में तुम पुराना चाहिए, देख लो मैं गर्मी में तुम लोग की वीडियो शूट करोगे, तुम लोग का जिम्मेदारी है कि तुम लोग का सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन नहीं हुआ ऐसा कभी सोचना मत, सिलेक्शन होगा 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 होगा, बस बिलीव ऑन योर सेल्फ। इससे बड़ा ताकत दुनिया में कुछ नहीं है भाई, अपने ऊपर विश्वास करने से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। चलिए नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। कन्वर्टिंग द वैल्यू फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब बात है सिस्टम क्या होता है। देखो भाई मेजरमेंट के लिए दो सिस्टम बताए गए हमारे वर्ल्ड में जो स्पेशल है। पहला होता है MKS सिस्टम, क्या होता है MKS सिस्टम, और बी नंबर दूसरा होता है CGS सिस्टम। क्या होता है CGS सिस्टम। MKS सिस्टम क्या होता है, कोई ऐसा सिस्टम जो लेंथ को, यानी कि लेंथ को किसको, LENGTH, लेंथ को, M फॉर मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में, किसमें सेकंड में बताए, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं MKS सिस्टम। MKS सिस्टम क्या होता है, कोई ऐसा सिस्टम जो मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में बताए, उसे बोलते हैं MKS सिस्टम। बात आती है व्हाट इज द CGS सिस्टम। CGS सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में बताए, उसे बोलते हैं CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। ओके, तो बताएं भाई आपसे, अगर कोई ऐसा सिस्टम जो लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकंड में एक्सप्लेन करता हो, वो होता है MKS सिस्टम। और कोई ऐसा सिस्टम जो लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में एक्सप्रेस करता हो, वो होता है आपका CGS सिस्टम। CGS सिस्टम और MKS सिस्टम में कॉमन क्या है, टाइम दोनों सेकंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका MKS और CGS के बारे में, यानी कि CGS यूनिट क्या होगा, लेंथ का सेंटीमीटर, CGS यूनिट का होगा ग्राम का, सॉरी मास का ग्राम, और CGS यूनिट टाइम का सेकंड। व्हाट इज द MKS यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम, MKS यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ओके, तो देन ये आपका CGS और MKS के बारे में हो गया। तो चलिए अब सीखते हैं कैसे हम डायमेंशन की हेल्प से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, डायमेंशन में बहुत ताकत है, और चलो करते देखते हैं। तुम डायमेंशन को हल्के में ले रहे हो, थोड़ा बहुत ड्रॉबैक्स है, तो उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत तो ड्रॉबैक्स है, चलो देखते हैं।
हाय गर्मी गर्मी गर्मी, बहुत गर्मी यार, क्या करें। फ़ैन चलाएंगे तो गुर्र आवाज़ आएगी इस फैन की। एक तो वहाँ पे मशीन जानते मेरा गामा जो है वो चलता रहता है। ठीक, कोई बात नहीं, सब होगा भाई, सब होगा, सब होगा। चलिए, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। ये तुरंत रट लो रट लो रट लो। N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। अब देखिए आदित्य, क्लास 10th में जब तुम थे तो मैं N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 से तुम्हारा एक डेरिवेशन करके दिखाया था कि तुम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे चेंज कर रहे थे। ठीक भाई, वो वही आज है, बट मैं तुमको कुछ डिफरेंट करके दिखाऊंगा क्योंकि अब तुम्हारा लेवल अप हो चुका है। ठीक है, तो आज चलते हैं, कुछ अप वाला लेवल देखेंगे और कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं व्हाट इज N1, व्हाट इज द U1 एंड व्हाट इज द N2 एंड व्हाट इज द U2। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम। ये क्या है? यूनिट ऑफ FIRST फर्स्ट सिस्टम। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड सिस्टम। और फिर क्या है दूसरा? यूनिट ऑफ सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो चलिए करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम तो जानते हैं कि 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। आई नो वेरी वेल, बट एग्जाम्पल के तौर पे चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम पता करते हैं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। आपको व्हाट इज डाइन, ये क्या बोलती है? अब समझो भाई, जो फोर्स होता है उसका यूनिट न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वो होता है MKS यूनिट में। किसमें होता है? MKS यूनिट में। बट फोर्स का ही ध्यान दो, बट फोर्स का ही यूनिट CGS यूनिट में होता है, डाइन। क्या होता है? डाइन। ध्यान दो, MKS में क्या होता है? न्यूटन होता है। कितना होता है? न्यूटन होता है। तो ऐसे CGS में क्या होता है? डाइन। चुड़ैल भूत वही वाला डाइन नहीं यार, डाइन है, क्या कर सकते हैं। देखो जैसे हम लोग का 1 मीटर क्या है? MKS है, और 100 सेंटीमीटर CGS है। तो वैसे ही 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये क्या होता है आपका? MKS टू CGS होता है। वैसे ही MKS में न्यूटन क्या होता है? MKS एंड डाइन इज दी CGS। अब यही पता करेंगे, जैसे आपका 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक उसी तरह 1 न्यूटन हाउ मच डाइन कंटेन्स। चलिए देखते हैं, आइए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और डायमेंशन का धक्का पेल यूज करेंगे और निकालेंगे। चलिए क्या निकालें क्या? ओके, आइए निकालते हैं। निकालें, चलिए। तो इसको मिटा रहे हैं, कॉपी अपने लिख लेना। यूज तुम कैसे करोगे? अगर तुम स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो तुमको आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। चलिए, आपसे पूछ रहा है कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मैनी डाइन। ठीक है, आप N1 कितना दिए? N1 तुमको दिया है भाई 1, यानी कि पहले यूनिट का वैल्यू तुमको दिया है 1। अच्छा, U1 यानी कि पहले यूनिट का यूनिट क्या है तुमको? न्यूटन। लिख लो N। ओके, ठीक है। दूसरे यूनिट का तुमसे क्या पूछ रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू N2 पूछ रहा है। N2 यूनिट तुमको क्या दिया? U2 इक्वल्स टू दे दिया तुमको, डाइन दे दिया है। ध्यान दो भाई, चाहे न्यूटन हो चाहे डाइन हो, दोनों क्या है? फोर्स है। क्या है? फोर्स है। चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, दोनों क्या है? लेंथ है। चाहे किलोग्राम हो चाहे ग्राम हो, दोनों क्या है? मास है। ध्यान दीजिएगा फिर से, कम ऑन, अगर न्यूटन हो चाहे डाइन हो, दोनों किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। ये बात अलग है कि ये MKS का है, वो CGS का है। तो इस बात से हमको मैटर नहीं करता है, मैटर इस करता है भाई कि वो किसका है? मास का है, फोर्स का है, टाइम का है, किसका है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स का है, तो मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इसका होगा। नोट दिस पॉइंट, जो यूनिट आएगा तुम्हारा मीटर का यानी लेंथ का,
वही तो यूनिट आएगा सेंटीमीटर यानी लेंथ, यानी कि जो मीटर में जो डायमेंशन तुम एल लिखोगे, क्योंकि मीटर इज अ टाइप ऑफ लेंथ और सेंटीमीटर आल्सो टाइप ऑफ लेंथ, तो उसका भी डायमेंशन एल होगा। तो वैसे तुमको फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखो होता है n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2। n1 1 दिया है, लिख ले भैया 1। u1 क्या है, u1 इज दी यूनिट, यूनिट क्या है तुम्हारा, न्यूटन। न्यूटन इज दी यूनिट ऑफ फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है भाई, याद कर ले क्या होता है, ml की पावर -2 होगा, बिल्कुल होगा सही बॉस। इसका n2 हमसे पूछ रहा है, लिख ले n2। u2 अब ध्यान दो भैया, ध्यान दो। क्यों कह रहा हूँ ध्यान देने के लिए, क्योंकि बॉस यहाँ जो u2 आएगा वो भी डाइन आएगा। डाइन भी क्या है, किसका यूनिट है, डाइन इज आल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का ही यूनिट है, बट सीजीएस में है। इधर क्या है तुम्हारा, इधर तुम्हारा एमकेएस है, लिख लेना इधर क्या है, एमकेएस में चल रहे हो, इधर चल रहे हो सीजीएस में चल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे E1 क्या आता है, तुम्हारा न्यूटन आता है, और न्यूटन किसका है, फोर्स का यूनिट है, और फोर्स का डायमेंशन ml/2। वैसे इधर n2 तुमसे पता करना है, u2 क्या है तुम्हारा, यानी कि u2 का है यूनिट, सीजीएस में फोर्स का होता है डाइन, और डाइन क्या है यूनिट किसका, फोर्स का है, तो फोर्स का भी डायमेंशन क्या होगा, जो इधर है ml/2। बताओ इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे यार, आई नो दैट। चलो इसको तुम अब अलग अलग कर लो, ऐसे जैसे कि सब एक जब कंबाइन करके लिखो ना, तुमको अलग अलग करना है, तो ऐसे लिख लो, लिखो 1, फिर ऐसे लिखो मास का कुछ नहीं तो पावर 1 है, 1 कर लो, लेंथ का 1, पावर कितना 1 है, 1 कर लो, तो टी पावर कितना -2 है, -2 अलग कर लो, इसको 2 n2 कर लो, देखो मास कितना m है, m पावर 1 कर लो, लेंथ l है, l पावर 1 कुछ नहीं 1 कर लो, टाइम t है, t पावर -2 अलग कर लो, ठीक है। अब तुमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है n2 किसके इक्वल आएगा, n2 इसको आएगा, ध्यान दो, आएगा 1 इंटू क्या होगा, तो आएगा 1 लेंथ पावर 1 टी पावर -2, ठीक है, और डिवाइड किससे होगा, डिवाइड होगा तुम्हारा किससे, m की पावर 1 लेंथ पे 1 टी पावर कितना है -2। अब ध्यान दो 1 लिख लो, ऊपर 1 है। अब देखो मास, ये मास किस में है भाई, ये मास तुम्हारा किस में है, मास है तुम्हारा एमकेएस में। तो मास में तुम बता दो, एमकेएस में सुनो मास का यूनिट क्या होता है, ध्यान दो एमकेएस में मास का यूनिट क्या होता है, तो एमकेएस सिस्टम में मास का यूनिट होता है किलोग्राम। तो यहाँ क्या लिखोगे, केजी, क्या लिखोगे, केजी इंटू लेंथ का क्या होता है मीटर, तो मीटर कर लो, टाइम का क्या होता है सेकंड, तो कर लो सेकंड की पावर -2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो मास का क्या होता है, मास का क्या होता है ग्राम, ग्राम कर लो वाया इंटू लेंथ का क्या होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कर लो वाया, ठीक है। ऐसा क्या करो, सेकंड है सेकंड कर लो, क्योंकि दोनों का सेम ही होता है। आप समझो आगे क्या करना है, मैं फ्री में वर्क चेक कर लूँ वंस टाइम, यहाँ तक शायद आना चाहिए भाई, हाँ उधर दिख रहा है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। अब किसी तरह हमको कुछ ऐसा करना है कि दोनों वैल्यू कट जाए। क्या तुम केजी को सॉरी ग्राम को केजी से काट सकते हो क्या, तुम्हारे अंदर है क्या पावर, रखो इतना हैसियत, काट दोगे केजी को ग्राम से, बताओ हो दम तो बताओ, काट दो, काट सकते हो बताओ, हाँ कह रहे हो कि तुम्हारे अंदर दम है, तुम सेकंड को सेकंड से काट सकते हो, हाँ हम देख रहे हैं तुम्हारे अंदर दम है, मानते हैं इस बात को, मानते हैं कि तुम्हारे पास ये दम आ गया है कि तुम सेकंड को सेकंड से काट सकते हो, काट सकते हो, मान रहे ये पावर तुम्हारे अंदर आ गया है। कार्टून भाई किसका इंतजार कर रहे हो, तो काट दो, हम कहाँ रोक रहे हैं। बचा क्या तुम्हारे पास, बचा है भाई नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्या करें, अगर कोई यहाँ पे हेल्पर रहा था तो अपना काम बन जाता, बट कोई है नहीं, चलो 1 कर लो, 1 करने मतलब पेशाब करने के लिए नहीं कर रहे यार, 1 करने मतलब कि 1 लिख लो, ठीक है। अब बताओ 1 kg को तुम ग्राम में चेंज करना चाहते हो, तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो यहाँ कितना लिखोगे, लिखोगे 1000 ग्राम डिवाइड बाय क्या होगा ग्राम, यहाँ देखो 1 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करोगे, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 सेंटीमीटर बाई डाइन, उस दो वो तो खलास है सेकंड। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया,
ओवरऑल तुम्हारे पास N2 कितना आ रहा है, N2 इसको आ रहा है तुम्हारा भाई 1, क्या देखो 10⁻³ लिख सकते हो इसको, 10⁻³ इंटू 10⁻² लिख सकते हो, 10⁻², यानी कितना आ रहा है N2 इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁵, यानी तुम लिख सकते हो N2 इक्वल्स टू 10⁵, क्या है तुम्हारा 10⁵, डायन है, क्या है डायन, क्या है डायन, यूनिट लिख दो, सॉरी अभी चलो N2 से लिखो, ये N2 पता चला, क्या पता चला है N2 पता चला है, ठीक है। अब चलो वापस उसी फॉर्मूले में आ जाओ, N1 U1 सब वैल्यू रख दो, N1 कितना हुआ तुम्हारा, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, N1 कितना है तुम्हारा 1 था, U1 क्या था न्यूटन था, N2 कितना है 10⁵ है। अब देखो यहाँ पे U2 कितना है तुम्हारा, डाइन है ना, U2 क्या था तुम्हारा डाइन था, लिख लो डाइन। तो लर्न इट, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं, यानी कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10⁵ डाइन। आई नो कि तुमको स्टेप नहीं आया होगा, मैं रिवाइज करता हूँ तुरंत आएगा, समझो। गोरिया चांद के जुरिया नियर गोर बाड़ हो, देखो तुम करना क्या है, 1 न्यूटन में को तुमको डाइन में चेंज करना है, ठीक है। तो तुमको थोड़ी देर पहले हम फॉर्मूला पढ़ाए थे कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करने के लिए फॉर्मूला था N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। देखिए N1 कितना दिया तुमको, 1 दिया है, U1 क्या होता है कि फर्स्ट यानी कि MKS सिस्टम में यूनिट क्या है, वो यूनिट क्या है यहाँ पे न्यूटन लिख दिए। ऐसे N2 हमको फाइंड करना है, मतलब कितना होगा, और U2 तुमको बता दिया डाइन, CGS सिस्टम में होता है डाइन, फोर्स का यूनिट होता है डाइन। फॉर्मूला क्या होता है N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 तुमको कितना दिया 1 लिख लो। U1 तुम्हारा क्या भाई, U1 यहाँ पे तुम्हारा न्यूटन, क्या है न्यूटन। तो MKS सिस्टम में न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, किसका यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है। तो यहाँ लिख लो फोर्स का डायमेंशन लिख दिए m(L)T⁻²। आपको ये कैसे आ गया, m स्टैंड फॉर मास एंड L(T⁻²) स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, फोर्स का आ गया। इसको अब N2 है,